अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे बहुत अहम टॉपिक है और तमाम ही लोग ये जानना चाहते हैं कि किस अंदाज में ऑनलाइन अर्निंग्स की जा सकती हैं, किस अंदाज के अंदर हम बेहतरीन अंदाज में अपने आप को डिज़ाइन कर सकते हैं स्किल के हवाले से, ताकि हम ऑनलाइन अर्निंग्स को बआसानी कर सकें। और ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के जहन में भी आती हैं, और वो ख़वातीन जो मोबाइल यूज़ करती हैं ख़ास तौर पे, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं कि हम किस अंदाज के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को लेके चल सकते हैं। और इस मुनफरिद टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान जो ट्रेनर्स मौजूद हैं, इस फील्ड में आप एक तवील अरसे से मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तमाम तर चीज़ों को रन करते हैं। आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और मेहमानों का तारुफ मैं करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं शहनीला किरण। आप सर्टिफाइड गूगल एड्स स्पेशलिस्ट हैं और इसी अंदाज में आपका जो ताल्लुक़ है इस चीज़ से एक बहुत देर पा है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को आप रन करती हैं। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम का हिस्सा बनी। जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं शेख राशिद। आप ट्रेनर हैं और स्पेसिफ़िकली यूट्यूब चैनल के हवाले से जिस अंदाज में वर्किंग स्टार्ट किया आपने, ये एक मोटिवेशन है न्यू कमर्स के लिए कि किस अंदाज के अंदर वो तमाम तर चीज़ों को रन कर सकते हैं। मैं इंतहाई भी आपका भी मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और आज प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं मिस आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो न्यू कमर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके माइंड्स के अंदर हमेशा ये चीज़ कहीं ना कहीं पे रहती है। जब वो मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम भी ऑनलाइन अर्निंग्स करें। और यूट्यूब के ऊपर बहुत सी हमें ऐसी वीडियोस मिलती हैं, ऐसे थंबनेल हम देखते हैं जिसके अंदर हमें देखते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग्स को किया जा सकता है और एक इंसान इतने पैसे कमाता है, और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ जो वो हम डेली बेसिस पे सुन रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जब हम सुनते हैं तो एक आम जो इंसान है उसके माइंड में भी ख्याल आता है कि मुझे भी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो एक ख्याल आता है इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और बेसिकली हमारी यूथ के जहनों में आजकल यही एक मेन क्वेश्चन है कि किस तरह से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें बहुत सा हाथ यूट्यूब वीडियोस का भी है और उन थंबनेल्स का भी है जिनका आपने जिक्र किया। लेकिन थंबनेल्स और यूट्यूब वीडियोस बनाने वाले ये नहीं बताते हैं कि उसके पीछे कितनी मेहनत दरकार थी, उनको कितने साल लगे इस मुकाम तक पहुँचने में। वो ये तो बताते हैं कि एक वीडियो लगाएं और माहाना इतना कमाएं, या एक दिन में इतना बनाएं, रातों रात इतना बनाएं। लेकिन उसके पीछे उनकी अपनी जो है वो महीनों की मेहनत होती है या सालों की मेहनत होती है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा जो मेहनत करेगा और बहुत साल लगाएगा वो ही कमा सकता है। नहीं, ऑनलाइन अर्निंग हर कोई कर सकता है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, आप अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करेंगे, आप उस पर एक्सपर्टीज़ लें और फिर आप रातों रात कमाने के काबिल हो जाएंगे। और इसमें यह है कि आप जिसके पास लैपटॉप है वो भी कमा सकता है, जिसके पास मोबाइल है वो भी कमा सकता है। अगर स्टूडेंट हैं आप, आपके पास मोबाइल है, उसमें भी आप कैनवा सीख लें, आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लें, उसके ज़रिए आप कमा सकते हैं। घर बैठे कमा सकते हैं, रातों रात कमा सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइम अपना स्किल को सीखने में बहुत अहम बात की आपने स्किल के हवाले से कि स्किल को सीखना बहुत लाजिम है। और यकीनन जब हम स्किल को सीखते हैं तो एक बेहतरीन अंदाज के अंदर हम वर्किंग्स भी करते हैं और अर्निंग्स भी कर रहे होते हैं। और ये जो एक अंदाज है ये वक्त की ज़रूरत भी है। मैं शेख राशिद आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो स्किल सेट है इसको सीखना क्यों लाजिम है? सबसे पहले तो जो आपने पहले सवाल किया था मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे से आपने थंबनेल देखा और ये हम सीख सकते हैं, ये नहीं सीख सकते, और ये वो पैसे कमाना, और ये देखने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन हर काम के पीछे मेहनत है। बिल्कुल। और ये मैं वाली बात, सीखना ज़रूरी है। पाकिस्तान का डायलेमा ये है बच्चों का कि वो सीखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं बस कमाना, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। शॉर्टकट, बिल्कुल ऐसे। ऑनलाइन अर्निंग में जब भी आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे नुकसान होगा। राइट। आप पहले सीखें और एक चीज़ को लेकर चलेंगे जब क्योंकि सोशल मीडिया और इस पे और आपको जो सारा जो ऑनलाइन अर्निंग में ना एक हर तरफ से एक समंदर है ना, हर तरफ से चीज़ें आ रही हैं, हर चीज़ नज़र आ रहा है, ये और ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, और ऐसे बंदे कामयाब
कम होते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मैं कम बिल्कुल नहीं कह रहा, कम होते हैं। मल्टीटास्किंग करना यानी कि अब उतना इंटरनेट के मामले में इतना ज़्यादा जो है ना वो फेवरेबल नहीं है। आप एक निश्चित को लेके चलें, एक राह पे चलें, उसको सीखें, और कम से कम 6 माह वो कौन सा राइटर था, उसने 5000 घंटे कहा था शायद, वो मुझे भूल गया, लेकिन 5000 घंटे किसी एक फील्ड को देंगे, आप उससे अर्निंग करेंगे। बाकी मेहनत का फल अल्लाह देता है, मेहनत कभी राय गा नहीं जाती, बेशक मेहनत कभी राय गा नहीं जाती, किसी भी फील्ड में कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान जब मेहनत करता है तो उसके नताइज लाजमी तौर पे पाता है। और ये जो एक अंदाज़ है मेहनत का, ये हमारे असलाफ का भी रहा है, और आज के जो नौजवान हैं उनके लिए भी एक मशले राह है इस चीज़ के अंदर कि हम मेहनत को अपनाएं। और जो इंसान बेहतरीन अंदाज में मेहनत करता है, चीज़ों को लर्न आउट करता है, और जो लर्निंग्स हैं यकीनन यही हमें प्रोफेशनल्स बनाती हैं। और प्रोफेशनल्स जो है वो बेहतरीन अंदाज में जब अर्निंग्स करते हैं, हमें नज़र आते हैं, तो यकीनन हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम भी इस अंदाज में तमाम तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा, गूगल एड्स को रन करती हैं आप, और इस हवाले से आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये किस अंदाज में रन किए जाते हैं, और साथ ही के मैं ये भी जानना चाहूँगा साथ में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स जो हैं वो मुसलसल होती चली जा रही हैं, और इसके अंदर एक बहुत अमेजिंग अंदाज़ है कि हम डेली बेसिस पे बहुत की हैरानकुन चीज़ें जो हम अपने सामने देख पा रहे होते हैं। तो ये जो एडवांसमेंट्स हैं ये किस अंदाज के अंदर हमें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं कि हम अर्निंग्स की तरफ आ सकें? जी, सबसे पहले तो मैं गूगल एड्स के बारे में थोड़ा गाइड करना चाहूँगी कि ये क्या चीज़ है, जिन लोगों को नहीं पता किस तरह से रन होते हैं। तो गूगल क्योंकि एक सर्च प्लेटफॉर्म है, एक सर्च इंजन है, पूरी दुनिया में बहुत से सर्च इंजन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो गूगल है। Right. अगर हमने कोई भी चीज़ देखनी है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, या कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है, हमने पाकिस्तान में ख़रीदनी है या पाकिस्तान से बाहर ख़रीदनी है, तो हम एक कीवर्ड देते हैं सर्च इंजन को जाके कि हमें ये चीज़ दिखाओ। वो कीवर्ड जो है वो एसेट हैं उस कंपनी का जो ऑनलाइन सेल कर रही है। बिल्कुल सही। वो कीवर्ड्स की बेस पे अपनी ऑडियंस को टारगेट करती है, उन कीवर्ड्स की बेस पे गूगल पे ऐड चलते हैं। अगर आपने कीवर्ड्स ठीक से सिलेक्ट कर लिए अपनी जो भी टारगेट ऑडियंस थी उसको लेके, तो आप उनको जल्दी हिट कर पाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को आप हिट कर पाते हैं। और जब उन तक आपका पैगाम पहुंच जाता है, तो फिर जब वो अपनी चीज़ें परचेज कर लेते हैं आपकी वेबसाइट से, तो उसको हम कहते हैं कि कन्वर्जन हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही मिस यहाँ पे कता कलामी की माजरत में जानने चाहूँगा, कुछ यूट्यूब चैनल्स हम वो भी देखते हैं जहाँ पे एड्स नहीं आते हैं, तो क्या एड्स की जो प्रमोशन है या एड जो चलना है ये उस स्पेसिफिक सिस्टम का हिस्सा होता है, या कस्टमर पे खुद डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को लेके चलना चाह रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, जो YouTube के एड्स हम देखते हैं वो गूगल एड्स का ही हिस्सा हैं। राइट जी, वो गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म से हम YouTube पे भी रन करते हैं, हम सर्च की कैंपेन्स भी रन करते हैं कि कोई अगर क्लाइंट है हमारा या उसका कस्टमर आता है और वो आके सर्च करता है कीवर्ड्स को, तो डायरेक्ट वो आ जाए हमारे पास, हमारी वेबसाइट पे लैंड करे। इसके अलावा शॉपिंग की कैंपेन्स हम रन करते हैं। अगर कोई शॉपिंग करना चाहता है तो गूगल शॉपिंग का टैब जो पाकिस्तान में एक्टिव नहीं है लेकिन अराउंड द ग्लोब वो एक्टिव है, वहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर भी हम शॉपिंग के एड्स रन करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हम एड्स रन करते हैं जिसमें हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे बैनर्स वगैरह लगाते हैं। जी, तो ये सारे बैनर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं ताकि अवेयरनेस को मज़ीद जो है वो पेनिट्रेट किया जाए सोसाइटी के अंदर। मैं जानना भी ये चाहूँगा कि आपने देखा कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स जिनके मिलियंस के अंदर व्यूज़ हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनके चैनल्स के ऊपर किसी भी तरह का ऐड हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं और बहुत से इस्लामिक चैनल्स जैसे हमें नज़र आते हैं। और यकीनन नहीं होना भी चाहिए कि जब आप इस्लामिक गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पर इंटरप्शन जब आएगी, इंटरप्शन की वजह से जो एक लिसनर है वो चाहता है कि यार ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को मुझे बताइएगा यहाँ पे कि ये किस अंदाज में इसको ख़त्म किया जा सकता है कि आपके चैनल की इस्लामिक चैनल के ऊपर, या आप जो चाह रहे हैं डिज़ायर कि आवाम तक आपका जो पैगाम है वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो पहुँच जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? उसमें ये है कि ये एडसेंस के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स जो होती हैं वो, क्योंकि गूगल उनको पे करता है कि हम आपकी वेबसाइट पे या आपके यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं जी किसी और थर्ड पार्टी की, तो उसमें आप फिर कॉन्सेंट नहीं दें उनको कि हम कोई ऐड अपनी वेबसाइट पे या चैनल पे नहीं चलाना चाहते हैं, तो वो फिर नहीं चलाएंगे। बिल्कुल सही जी, बहुत अहम बात की आपने कि इस चीज़ को आप रोक भी सकते हैं और बेहतरीन अंदाज के अंदर चीज़ों को लेके चल सकते हैं। शेख राशिद आपकी तरफ आऊँगा,
मैम ने बात की यहाँ पे किस अंदाज के अंदर हम ऑनलाइन अर्निंग्स जो है वो कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी वजह से फिर वो जो है वो इन्वेस्टमेंट जब डूब जाती है या वो ऐप्स बंद हो जाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट चैनल्स के ऊपर ये चीज़ें हमने देखी। इस चीज़ को, इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं, और जो लोग इसका शिकार होते हैं उसके बाद वो कभी भी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ नहीं आते हैं, अगेन मोटिवेशन कैसे ले वो लोग? अच्छा, इसमें हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा, अपने इस्लामिक लिहाज से देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपने देखा कि जुआ हराम है, जुआ हराम है ना, आप हमें भी पता है, आपको पता है जुआ हराम है। और वो जो जितने भी ये प्लेटफॉर्म जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, तकरीबन वो जुए वाली सिचुएशन पैदा करते हैं। और दूसरी बात हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी कंपनी है वो फ़ायदे के लिए काम कर रही होती है। आपके पास कोई आया है कि जी जनाब आप मेरे पास काम करें, तो उसमें आधा उसका फ़ायदा होगा। जहां आपको वो बता रहा है कि जनाब आला ये आपको 10 रुपये लगाएंगे, 10 दिनों में 10 करोड़ रुपये हो जाएंगे, बात मानने में नहीं आती। ठीक है, तो इस लिहाज से जब आप जब एक चीज़ मानने में नहीं आती, ये फिर वो पिछले वाली बात है कि हमने शॉर्टकट ढूंढना शुरू किए हुए। हमने वो मुहावरा सुना होगा, जब तक लालची जिंदा है ठग नहीं मरते। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही तो इसी तरह अब पाकिस्तान में भी सिचुएशन है, शॉर्टकट के लिहाज से जो है ना, वो जब तक लालची जिंदा है ना, तो ये ठग मरेंगे नहीं। तो लालच नहीं करेंगे आप। जहां आपको नज़र आ रहा है, आप थोड़ा सा देखें कि एक कंपनी आपको 10 रुपये लगाने से 10 करोड़ रुपये कैसे दे सकती है। क्या वो अपना फ़ायदा नहीं लेगी? क्या वो क्या कहते हैं, वो बिला वजह आपके पास इन्वेस्टमेंट करके आ रही है? तो इसमें आपको एक तो ये जो गवर्नमेंट मना कर रही है क्रिप्टो वगैरह से भी और ये सब चीज़ें से, लेकिन लालच जो है ना अंदर की, वो हमें मारनी पड़ेगी। और दूसरा, जुए से बचना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब इंसान लालच की तरफ आता है तो यकीनन इस तरह के मामलात की तरफ इंगेज होता है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा, बात की राशिद ने यहाँ पे, किस अंदाज के अंदर हम शॉर्टकट की तरफ आ रहे होते हैं। और ये भी एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी के अंदर के शॉर्ट कोर्सेज करते हैं ऑनलाइन, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडेड है। अब तो पहले तो ये फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी, अब ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं तमाम तर चीज़ें। तो मैं जानना ही चाहूँगा इस ट्रेंड को कैसे देखती हैं, और शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद हम चाह रहे होते हैं फौरी तौर पे हम अर्निंग की तरफ आ जाएं, और जब नहीं आ पाते 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद हम नहीं आ पाते, तो हम कंफ्यूज नज़र आते हैं कि मैंने वो कोर्सेज भी किए, इसके बावजूद मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा। तो ये जो एक माइंडसेट है आपको डीमोटिवेट करता है और फिर आप इस फील्ड से बिल्कुल स्किप कर जाते हैं। तो इस ट्रेंड सेट को कैसे देखती हैं, और आप क्या समझती हैं ये जो माइंडसेट है ये डेवलप क्यों होता है? माइंडसेट हमारा ऑलरेडी एज अ नेशन डेवलप हुआ है कि हम शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। हम ये नहीं सोचते कि डिजिटल स्किल हम 3 माह में ले रहे हैं तो किस तरह से कामयाब होंगे, जबकि हमने अपनी ज़िंदगी के 16 या 18 साल तो फॉर्मल एजुकेशन में गुजार दिए। तो अगर कोई शॉर्टकट होता तो हम अपनी फॉर्मल एजुकेशन में ना यूज़ कर लेते, हम 2 साल पढ़ते और उसके बाद हम अच्छी जॉब्स ले लेते। अगर वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है तो डिजिटल वर्ल्ड में कैसे पॉसिबल होगा, जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इसमें आप कंपटीशन के दहाने पे बैठे हुए हैं। राइट। ठीक है, आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन करके जॉब ढूंढने निकलते हैं तो आपका कंपटीशन पाकिस्तान होता है, और उसमें भी वो सिटी होता है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं मेनली। लेकिन जब आप डिजिटल स्किल लेके निकलते हैं तो आपका कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ है। तो हम क्यों ये सोचते हैं कि हम 3 माह का कोर्स करें और 1 आधा महीना क्लाइंट ढूंढें बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर अपना पोर्टफोलियो डेवलप किए, और हमें अच्छा क्लाइंट मिल जाए और वो अच्छे पैसे भी पे करने लग जाए। जिस बंदे ने पैसे लगाने हैं उसने आपकी एक्सपर्टीज़ भी देखनी है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपने 3 माह का कोर्स किया, मैं कोर्स की बुराई नहीं कर रही कि शॉर्ट कोर्सेज नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। आप उसमें से जो सीख सकते हैं सीखें, उसके अलावा आप जो रिसोर्सेज लेके मज़ीद एडवांस लेवल का कुछ सीख सकते हैं वो सीखें। उसके बाद आप किसी के साथ अटैच हों, आप काम करें या आप अपना काम करें, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें। कोई 1 साल तो देना इस स्किल को, उसके बाद आप देखें। इसमें हिम्मत हारने वालों के लिए ये फील्ड नहीं है। और मैं कहती हूँ दुनिया बहुत अहम बात की आपने यहाँ पे, हिम्मत हारने वालों के लिए ये फील्ड नहीं है। मैं बात करूँगा आप ही की बात से कि आपने बात की फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इंगेज रहते हैं, आफ्टर दैट हम अर्निंग्स की तरफ आते हैं। अब जानना ये चाहूँगा कि बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि फॉर्मल इसके लिए एजुकेशन मैंडेटरी है कि नहीं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या इसके अलावा IT की फील्ड है, और आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी BS करवाया जा रहा है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर।
अब ये 4 ईयर की फॉर्मल एजुकेशन एक इंसान जो लेता है, यकीनन 4 ईयर्स के बाद वो बहुत सी चीज़, बहुत ज़्यादा सीखने के बाद सोसाइटी के अंदर जब निकलता है तो अपॉर्चुनिटीज़ उसका वेट करती दिखाई देती हैं। अब जो इंसान एजुकेशन नहीं ले पाया उस स्पेसिफिक नोड के अंदर, अब वो जो है वो वर्किंग प्लेस के ऊपर वर्क करता दिखाई देता है हमें, तो आप क्या समझती हैं ये जो एक डिग्री लेना ये लाजिम है BS के अंदर, या इसके बगैर भी जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आया जा सकता है बेहतरीन अंदाज के अंदर स्किल्स को सीख के? जी, अगर सिर्फ आप ऑनलाइन लर्निंग के स्कोप में पूछें तो डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ एजेंसीज में, डिजिटल मार्केटिंग के जो एजेंसीज हैं उसमें वो बच्चे भी काम कर रहे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, वो बच्चे भी काम कर रहे हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ है, और वो लोग भी काम कर रहे हैं जिन्होंने MS किया हुआ है। राइट। तो अभी डिजिटल स्किल्स के लिए जो है वो फॉर्मल एजुकेशन या डिग्री इतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को देखते हुए, इस ट्रेंड को देखते हुए अपने बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन से मत हटाएं। जो तालीम है वो शऊर देती है, वो डिसीजन मेकिंग देती है, आगाही देती है, फैसला करने की आपको सलाहियत देती है, ज़िंदगी की अच्छाई बुराई देखने की सलाहियत बच्चे में आती है। अगर आप वो छुड़वा के सिर्फ स्किल पे 3 महीने का कोर्स करवा देंगे, बच्चा ठीक है उस टाइम पे अर्न करने लग जाएगा, कोई 2-4 साल वो अर्न करेगा, लेकिन आगे वो कहाँ खड़ा होगा? उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, उसकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगी उसके अंदर, और फिर अवेयरनेस नहीं होगी चीज़ों को लेके उसकी। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप डिग्री ना करवाएं। हाँ, आप अगर हायर एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे तो आप एटलीस्ट बैचलर्स तक ज़रूर करवाएं बच्चे को, और उसके बाद आप डिजिटल स्किल्स में डाल दें। बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे कि बहुत लाजिम है कि स्टूडेंट्स को इतना सिखाया जाए ताकि सोसाइटी के अंदर एक बावकार अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को वो लेके चल सके। मैं आपकी तरफ आऊँगा शेख साहब, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो एक इंसान BS करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, BS स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के अलावा, एक जो इंजीनियर है या डॉक्टर है, या हम उनको अगर ना भी देखें, वो लोग जो बिजनेस स्टडीज़ करते हैं, वो लोग जो BS कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के वाले से हम बात करें, तो इनके अंदर कोई ऐसे कोर्सेज ऐड कर दिए जाएँ जिनसे वो चीज़ों को लर्न आउट करें, कोई ऐसा कोर्स ऐड कर दिया जाए, कोई ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी दे दी जाए जिससे वो चीज़ों को ड्यूरिंग स्टडीज़ ही जो है वो लर्निंग की तरफ आ जाएँ, आफ्टर दैट वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लेके चलना चाहे तो चल सके। जी बिल्कुल, फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल मैम ने जिसने कहा ज़रूर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है। राइट। हमें हमारे इस्लाफ जो थे ना, उन्होंने उस टाइम की टेक्निक, उस टाइम की जो बेहतरीन टेक्निक थी ना वो इस्तेमाल की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम वो फॉर्मल एजुकेशन में वो बेहतरीन चीज़ें ला नहीं रहे। हमारे मैट्रिक तक कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड और माउस इनपुट आउटपुट बता रहा होता है। अब दौर है AI सिस्टम का, AI सिस्टम, चैट GPT, ये सब चीज़ें, ये मेरे ख्याल में बच्चे को 5वीं जमात से बताना शुरू कर देनी चाहिए थी। आपका इंटरनेट, सोशल मीडिया, आपको 5वीं जमात से इसको लेकर चलना, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें 5th क्लास का बच्चा समझ सकता है इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे ही। ये 7 साल लेके जाया जाए, और उसके बाद कम से कम जो है ना सेकेंड ईयर के बाद बच्चा सोशल अर्निंग करना शुरू हो जाए, आपकी इंटरनेट से अर्निंग करना शुरू हो जाए। क्योंकि अब आने वाले 10 सालों में हो सकता है मैं कह दूं कि फॉर्मल एजुकेशन शायद ज़रूरी ना हो। आने वाले 10 सालों में आपके फॉर्मल स्कूल सिस्टम ज़रूरी ना हो। आपके स्कूल सिस्टम चेंज हो रहे हैं, आप जा रहे हैं और बिल्कुल क्या कहते हैं ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस की तरफ, और मुझे नज़र आ रहा है आने वाले 10 सालों में ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल बंद, अपना घर में बैठ के पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। आप एक बच्चा जब घर बैठ के पढ़ता है, उसके माँ बाप उसको देख रहे होते हैं, उसके माँ बाप भी सीख रहे होते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है और मैंने कैसे पढ़ाना है। टीचर ने 2 घंटे पढ़ाना है, माँ बाप ने 5 घंटे पढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों की तरबियत इस हवाले से बहुत लाजिम है, और पेरेंट्स जो इसके अंदर किरदार अदा कर सकते हैं वो बहुत अहम चीज़ है, और इस चीज़ को हमें अपनाना होगा। आप ही की बात आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात भी डिस्कस करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, एक रिसर्च के मुताबिक 2050 के अंदर जो स्किलफुल लोग होंगे वो ज़्यादा जॉब्स जो है वो गेन करने वाले लोग होंगे एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो डिग्री होल्डर है। मैं मैम शाहनीला आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की ओनरशिप एक होने की वजह से मेटा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो बताइएगा हमारी ऑडियंस के लिए कि क्या है और इससे क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। बेसिकली फेसबुक एक कंपनी थी स्टार्ट में जिसके पास फेसबुक का ही प्लेटफॉर्म था। राइट। तब ये फेसबुक के नाम से ही मशहूर थी, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो फिर ये फेसबुक का नाम लेके आगे नहीं चल सकते थे,
क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग लोगों को ये आती थी कि फेसबुक का नाम है तो सिर्फ फेसबुक ही इनके ओनरशिप में है। तो फिर इन्हें अपनी कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा, जिसको मेटा कहा। अब ये सिस्टम डेवलप हो गया क्योंकि तीनों चीज़ें इनके ऑनरशिप में। तो अगर आपने कोई भी मैनेजमेंट करनी है तीनों प्लेटफॉर्म्स की, वो आप एक ही जगह से कर सकते हैं। अगर आपने एडवर्टीज़मेंट करनी है कहीं से, इंस्टाग्राम पे करनी है या फेसबुक पे करनी है, वो आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल आ गए हैं, व्हाट्सएप पे भी एडवर्टीज़मेंट होती है, वो भी आप मेटा के प्लेटफॉर्म से ही कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी हम मेटा के प्लेटफॉर्म से जो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैनल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसके अलावा बहुत से नए फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप में ऐड किए गए। एक बिजनेस पर्सन के लिए बहुत आसान हो चुका है तमाम तरह चीज़ें। अच्छा, बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि हमें मार्केटिंग के मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैसेजेस के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी, और लोग कंफ्यूज नजर आते हैं कि हमने ये नंबर किसी को दिया भी नहीं और नंबर कहाँ से आया और ये मार्केटिंग हम तक कैसे पहुंची। तो ये थोड़ा गाइड कीजिएगा हमारी ऑडियंस के लिए जिनके जहनों में ये सवाल है। क्या इस बात पे कंफ्यूज होना चाहिए एक आम इंसान को, या एक नॉर्मल रूटीन है ये? बेसिकली ये फेसबुक की तरफ से या मेटा की तरफ से नहीं होते हैं, राइट। ठीक है। ये इंटरनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं वो इस तरह के काम नहीं करती हैं। वो आपको आपकी कंसेंट के बगैर मैसेज नहीं भेज सकते। ये जी बिल्कुल, ये एक जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके खिलाफ है, ये जो एक डेकोरम है उसके खिलाफ है। हाँ, ये लोकल कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपकी डिक्शनरी ले लेती हैं पाकिस्तान की या किसी सिटी की, और वहाँ पे वो अपनी मार्केटिंग की गर्ज से जो है वो डिफरेंट नंबर्स पे अपने मैसेजेस सेंड कर देते हैं, जिनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं तो इनको नहीं लेती हूँ, ना मैं इनको कॉन्टैक्ट बैक करती हूँ। और मेटा जो है, मेटा के प्लेटफॉर्म से आपको इस तरह का कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। आपके प्लेटफॉर्म्स पे ऐड चलेंगे जिनके नीचे लिखा होता है कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये पे करके किसी क्लाइंट ने अपने पेज से चलाया है, वो एक ऑथेंटिक चीज़ है। बाकी मैसेजेस पे आप रिलाई नहीं कर सकते कभी। बहुत अहम आपने बात की, और इस हवाले से जो कन्फ्यूजन्स हैं यकीनन उनको भी हम दूर कर सकते हैं। मैं यही जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर बल्क के अंदर मैसेजेस जो है वो परचेज़ किए जाते हैं और बल्क के अंदर कस्टमर्स को वो शेयर किए जाते हैं, और ये जो है वो बहुत एक आसान टेक्निक है जिससे आपका जो कंटेंट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचता है। तो एथिकली इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? जी, एथिकली बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान में तो ये प्रैक्टिस होती है। अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाएं, यूरोप अमेरिका में, वहाँ पे जो है वो आपको सू कर सकते हैं लोग। पर्सनल कैपेसिटी में वो कंपनी को सू कर सकते हैं कि आपने हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब की है, हमें डिस्टर्बेंस हुई है, हमारा नंबर आपने कहाँ से लिया, हमारी परमिशन के बगैर आपने क्यों लिया, और हमें गैर ज़रूरी मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है, और यहाँ पे क्योंकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने फॉलो नहीं होते हैं, तो कोई भी किसी को डिस्टर्ब कर दे तो कोई दूसरा कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता आपका। इसलिए यहाँ पे ये सिस्टम चलता है। हाँ, यहाँ पे भी रूल्स हैं, अगर आप उनको सू करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम कंज्यूमर कोर्ट्स में जाते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हमने अगर किसी कंपनी पे सू करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। क्लेमैन को एक आम आदमी को पता ही नहीं है, इसलिए आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। लेकिन वैसे ये एथिक्स के खिलाफ है और ये इंटरनेशनल और नेशनल प्रोटोकॉल्स के भी खिलाफ है। बहुत अहम आपने बात की, ये एथिकली रॉन्ग है, और यहाँ पे मिस ने जो बात की मैं डिनाई करूँगा इस बात से। यकीनन अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे हम कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और वो जो लोग हैं जो इस तरीके से आपको डिस्टर्ब करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को, उनके खिलाफ जो है वो आप मुकम्मल तौर पे जो है वो उनकी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और उनके ऊपर एक्शंस भी होते हैं जो कि हमने सोसाइटी में देखा भी। लेकिन क्या है कि अवेयरनेस की कमी है। इस हवाले से अवेयरनेस बहुत लाजिम है, ताकि हम तमाम तर चीज़ों से जब आगाही रखते होंगे तो हम बेहतरीन अंदाज में किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव ले सकते हैं और अपने ह्यूमन राइट्स को महफूज बना सकते हैं। राशिद, आपकी तरफ आऊँगा। आपसे ये जानना चाहूँगा, टेक्निकली इसने बताया हमें कि पेड मार्केटिंग मौजूद है और किस अंदाज के अंदर हम अपने कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक जो है वो पहुँचा सकते हैं। ये तो यकीनन टेक्निकली भी है, और दूसरा ये पेड है। अब जो पेड कस्टमर हैं वो बहुत कम हैं, यकीनन वही लोग होंगे जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इन तमाम तर चीज़ों को, इन सर्विसेज को लेना चाहेंगे। आम एक इंसान जो यूट्यूब चैनल बनाता है वो चाहता है कि उसकी भी इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा हो, वो अपनी शेयरिंग भी करता है अपने तमाम तर रेलिवेंट लोगों को, जहाँ तक उसकी रीच है वहाँ तक वो अपनी तमाम तर चीज़ों को शेयर भी करता है। लेकिन जो एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसको गेन करना चाहता है। तो जानना ये चाहूँगा कि इस चीज़ को कैसे गेन किया जा सकता है, और एक आम इंसान अपने मैक्सिमम जो फॉलोअर्स हैं उनको कैसे बना सकता है? फ़ायदेमंद कंटेंट बनाएं। राइट, फ़ायदेमंद कंटेंट। मैं आपको क्यों देखूँगा? मुझे अब आपकी शक्ल से या मेरी इतना वो नहीं है, मुझे आपकी बात से,
आपकी बात से मुझे कोई फ़ायदा हो जाए, आपके किसी काम से मुझे फ़ायदा हो जाए, मैं आपको देखूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा दूसरा SEO करें। SEO का नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड की थोड़ी इल्म होना चाहिए आपको। लेकिन सबसे पहले आप फ़ायदेमंद चीज़ बनाएं। आप SEO सही कर लेंगे, आप शुरू वाले व्यूज़ ले लेंगे, आप वॉच टाइम नहीं ले सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब पे बना रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ फ़ायदेमंद बनाएंगे, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे, आप अल्लाह ताला आपको जो है ना वो उभारेगा भी। आपने सिर्फ दिमाग में लगना कि मैंने जो चीज़ बनानी है फ़ायदेमंद बनानी है, जो किसी को फ़ायदा देगी वही हमें देखेगा। आप किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं बनाए। और आप इंटरनेशनल मार्केट में बना बैठे हैं, जी। आपने चीज़ बनानी है इंटरनेशनल मार्केट के, इंटरनेशनली फ़ायदेमंद, राइट, इंटरनेशनली फ़ायदेमंद चीज़ें बनाएं, आप ज़रूर अगेन करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढेंगे कि ये यहाँ से उठा लूँगा, ये कर लूँगा, और ये मैं थोड़ी सी आवाज़ चेंज कर दूँगा, और ये इस तरह गेन होगा ज़रूर, लेकिन इतना नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। राशिद ही की बात से मैं एक सवाल लिए आपकी तरफ आना चाहूँगा। सवाल ये है कि बात की इन्होंने कि इंटरनेशनली आप जो है वो इन हो चुके हैं, ये कैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम दुनिया आपको देख सकती है। अब ये बहुत से जहनों में ये सवाल आएगा कि बहुत से लोगों का कंटेंट ऐसा होता है जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है या किसी एक स्पेसिफिक ज़ुबान के अंदर होता है। अब वो लोग जब इस चीज़ को देखेंगे कि इंटरनेशनली वो क्या कर सकते हैं, आप लैंग्वेज को इंक्रीज़ नहीं कर, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जानना ये चाहूँगा कि लोकल जो एक कस्टमर है जो अपनी इंगेजमेंट लोकल ही रखना चाहता है, टेक्निकली बैक एंड पे वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ करे या किस अंदाज के अंदर अपने कंटेंट को सिर्फ स्पेसिफिक उन लोगों तक पहुँचाए जो उसकी टारगेट ऑडियंस है। जी, उसके लिए जैसे इन्होंने बताया कि SEO करना होता है, राइट, मेटा टैग्स लगाने होते हैं यूट्यूब में, तो बैक एंड पर जितनी भी हमारी वर्किंग हो रही होती है वो इंग्लिश में हो रही होती है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम कीवर्ड्स जो फाइंड करेंगे वो भी हम इंग्लिश में करेंगे, जो टैग्स फाइंड करेंगे वो भी इंग्लिश में करेंगे। अब जैसे मैं फेसबुक पे या गूगल पे ऐड चलाती हूँ, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम इंग्लिश में चलाएं, क्योंकि उर्दू में चलाएंगे तो उसका भी वो इम्पैक्ट नहीं आता है। हमारी अपनी ऑडियंस ही आधे से ज़्यादा तो उर्दू नहीं पढ़ पाती या बोल पाती, क्योंकि डिफरेंट जो हैं वो लोकल लैंग्वेजेस हैं हमारे कंट्री में। जिस तरह से सिंधी लोग जो हैं वो उर्दू को नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसा ही है। तो लेकिन उनकी इंग्लिश के साथ फेमिलियरिटी है, क्योंकि आजकल का दौर ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो ज़्यादा आसान ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो सिलेक्ट करें, और उससे फिर आप किसी भी रीजन के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने लोकल रहना है तो आपको लैंग्वेज की बजाय अपने कॉन्टेंट पर ध्यान देना होगा कि मेरा कंटेंट ऐसा हो जो उस स्पेसिफिक मार्केट को हिट करे, ना कि मेरी लैंग्वेज ऐसी हो। क्योंकि लैंग्वेज की जैसे मैंने बात की, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अपना मीनिंग दे देती है लोगों को, पढ़ने वालों को। आजकल 5 जमातें पढ़े लोग भी जो हैं वो भी इंग्लिश को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप अपना कंटेंट ऐसा बनाएं जो आपकी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट के लिए हो। अगर आपने सिंधी लोगों के लिए बनाना है तो आप ऐसा कंटेंट बनाएं जो उनके रीजन से, उनकी वैल्यूज से, उनकी कस्टम से वो मुताबिकत रखता हो। और लैंग्वेज आप उसमें इंग्लिश भी यूज़ कर लें या फिर उर्दू यूज़ कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो आप उसको यूज़ कर लें। लेकिन लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज मत करें, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने एक एरिया को टारगेट करना है तो आपका ख्याल ये भी तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी एटलीस्ट उसको पढ़ें, उसको देखें, उसको जानें। इस वजह से बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अहम बात है कि हम किस अंदाज के अंदर ग्रो कर सकते हैं, और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों के जहनों में होती हैं। राशिद, जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं, और जदीद दौर के जदीद जो मसाइल हैं उनका जो हल है वो भी जदीद अंदाज ही से मुमकिन है। जानना ये चाहूँगा कि जदीद अंदाज के अंदर अपनी नशोनुमा कैसे की जाए, अपने आप को कैसे ग्रो किया जाए ताकि आप इस सोसाइटी के अंदर कम्पीट कर सकें। जदीद अंदाज, अभी बात जो हो रही थी पहले कि मैम ने बात की कि इंग्लिश ज़रूरी है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी जदीद अंदाज अपना सकता है। वो कैसे? आपके पास इतने सॉफ्टवेयर आ गए, इतनी डिक्शनरीज आ गई, चैट जीपीटी आ गई। आपने कंटेंट बनाना है, आपको उर्दू में आता है, आपको इंग्लिश में नहीं आता, आप उसको इंग्लिश में बना सकते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। आप इनसे फ़ायदा उठाएं। जदीद चीज़ों से फ़ायदा उठा के ही जदीद अंदाज अपना सकता है बंदा। जदीद चीज़ों को समझ के ही जदीद अंदाज अपना सकता है। बहुत अहम बात है कि हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उनको सीख के करेंगे तो बहुत अच्छे नताइज भी आ सकते हैं और बड़े आला अंदाज के अंदर हम सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो भी टेक्निकली अपने आप को इम्प्रूव करें, तो यकीनन आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और बहुत सी ऐप्स मौजूद हैं जिनसे बहुत सी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। मैम, आपकी तरफ आऊँगा।
और जानना मैं ये चाहता हूँ, चैट जीपीटी का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया गया। एक तो बताइएगा ये क्या है और इससे कैसे इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है, बीइंग अ स्टूडेंट कैसे किया जा सकता है, बीइंग अ प्रोफेशनल कैसे किया जा सकता है, और एक आम इंसान इससे क्या फ़ायदे उठा सकता है। इसी तरीके से कुछ और ऐप्स जो इजीली अवेलेबल भी हैं और उनको यूटिलाइज़ करके हमारी ऑडियंस जो है वो अपनी लाइफ के अंदर एक वैल्यू ऐड कर सकती हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव बना सकती हैं, नॉलेज के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, और अपनी नॉलेज को गेन करने के हवाले से, अपनी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी अंदाज में। इस हवाले से यकीनन बहुत ये सवाल आमतौर पर हर इंसान के माइंड में होता है, तो कोई ऑडियंस के लिए आप शेयर कर सकें। जी, सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि चैट जीपीटी है क्या। Right. ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है कंपनी है जिसका ये एक प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असूलों पे बनाया गया है, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट फील्ड्स की हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हर फील्ड का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आप देखें, जिस तरह से हमारे पास कंटेंट राइटर्स मौजूद थे और पहले वो कंटेंट राइटिंग कर रहे थे और वो गूगल से डाटा लेते थे, वो रिसर्च करते थे, उनका बहुत सारा टाइम लगता था, फिर वो अपनी कुछ मेंटल क्रिएटिविटी उसमें डालते थे और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती थी। अब चैट जीपीटी में आप उसको एक कमांड दें, एक प्रॉम्प्ट दें कि जी मुझे इस चीज़ से रिलेटेड आप कोई आर्टिकल लिख दें, कोई वेबसाइट पे मैंने कंटेंट लिखने हैं आप वो लिख दें, कोई ऐसे लिख दें। अब जैसे मेरी बेटियां हैं, स्कूल जाती हैं और उनका कोई भी कंपटीशन अगर ऐसे राइटिंग का आता है या पब्लिक स्पीकिंग का आता है, तो मैं एक प्रॉम्प्ट देती हूँ कि मुझे क्लास 1 के बच्चे के लिए एक शॉर्ट मुझे आप ऐसे लिख दें, और वो मुझे लिख देता है जिसकी नोक पलक संवार के आप उसको बच्चे को याद करवा सकते हैं। इसी तरह से कोई ऐसे लिखना है उनका, वो हम बल्कि यहाँ तक कि हम अपने बच्चों के जो असाइनमेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ से देखते हैं, हेल्प लेते हैं। इसी तरह से हम एड्स चलाते हैं, पेड ऐड में, तो हम ऐड कॉपीज़ वहाँ से लेते हैं, हम उनको अपने कीवर्ड्स दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि अच्छी सी ऐड कॉपी जो पढ़ने वाले को कन्विंस कर ले कि वो हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज़ करें। तो हर तरह की फील्ड के लोग जो हैं वो इसको बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, CV डिज़ाइन के हवाले से भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है ये चीज़। और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन सी ऐप्स हैं जो इसके मुकाबले में यूज़ की जा सकती हैं? इसके मुकाबले में बार्ड है, एक गूगल की प्रोडक्ट है जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है। इसके अलावा बिंग जो सर्च इंजन है उसका अपना एक AI का सिस्टम है। तो बात मैं ये करूँगी कि अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कशन की कि पढ़ाई ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो जो हम अपने बच्चों पे एक गैर ज़रूरी बोझ लाद के बैठे हुए हैं ना कि जी सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, आपने हिस्ट्री पढ़नी है, जिसका आगे जाके उनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो अब ऑब्सोलीट हो जाने चाहिए। उनकी जगह पे जो ये मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, इनको स्टडी करवाएं। अगर आपके बच्चे को हिस्ट्री नहीं पता है तो वो एक प्रॉम्प्ट देगा, विद इन सेकेंड्स उसको पाकिस्तान की, अमेरिका की, इंडिया की, बरतानिया की हिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी उसके सामने आ जाएगी। वो 5 मिनट लगा के पढ़ेगा और उसको सारी याद हो जाएगी। तो उसके लिए पूरे साल का वक्त। अहम आपने बात की यहाँ पे कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें कोई भी जो है वो फ़ायदा नज़र नहीं आता। राशिद, आपकी तरफ आऊँगा और मैम ही की बात से बात आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि बहुत जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी एडवांसमेंट होती चली जा रही है। जैसे ऐप्स की बात की मैम ने यहाँ पे कि कितना आसान हो गया है इंसान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, कि वो कितना ईजिली चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अब जानना आपसे ये चाहूँगा कि एक स्टूडेंट, क्रिएटिविटी कम होती चली जा रही है इस हवाले से, तमाम जैसे ये टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है तो हम क्रिएटिविटी के अंदर बहुत जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी शार्पनेस क्रिएटिविटी के हवाले से बहुत कम नज़र आती है। और हमारे जो असलाफ हैं अगर हम उनको देखते हैं तो यकीनन उनका जो एक अंदाज़ हुआ करता था, बहुत सी किताबें जो है उनको हिफ्ज़ हुआ करती थी और बहुत सी चीज़ें जो है उनका मेंटली तौर पर बहुत मजबूत होते थे और एक क्लिक के ऊपर एक क्वेश्चन उनसे करते और फौरी तौर पर वो आंसर कर दिया करते थे। अब टेक्नोलॉजी का मोहताज हम बनते चले जा रहे हैं, तो इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? जी बिल्कुल, नेचर से जब आप दूर जाएंगे तो ड्रॉबैक्स तो होंगे, लेकिन मैं इस बात से डिनाई करूंगा कि क्रिएटिविटी से कम हम जा रहे हैं। क्रिएटिविटी कम नहीं, मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी बढ़ रही है। वो इस तरीके से कि अब अगर हम वाकई में इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो फिर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अभी पाकिस्तान में हमने अपनाया ही नहीं है अभी तक। मैं दोबारा पिछली बात पे आएंगे, हमने तो अभी तक उसको मतलब वो किया ही नहीं, अडॉप्ट ही नहीं किया चीज़ों को। जब हम चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो एक 5 साल का बच्चा बड़ा अच्छा क्रिएटर बन सकता है। अब वो पहले ये था कि वो मड से बन रहा था, अब वो जाके वो क्या कहते हैं वो सॉफ्टवेयर्स में बना लेगा, क्रिएशन कर लेगा, लेकिन वो अच्छा क्रिएटर बनेगा अगर वो 5 साल से शुरू करेगा।
लेकिन एक यहाँ पे कथा कलामी की माजरत आपने बात की कि क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली इस चीज़ को अगर हम देखें, हमारे जो असलाफ थे उनकी जो अंदाज था इनोवेशंस के हवाले से, और आज हम उनको स्टडी भी करते हैं, यकीनन बहुत सी इनोवेशंस हैं हर फील्ड के अंदर हमें नज़र आती हैं। उनकी शख्सियत के अंदर भी एक हमें रोबो दबदबा नज़र आता था और ये तमाम तर चीज़ें थीं। लेकिन जो आज का एक नौजवान है, कोई भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट हमें नज़र नहीं आते जो उसने परफॉर्म किए हों प्रैक्टिकली, जिससे जो है वो इनोवेशंस जो हैं वो आई हों। बहुत सी वही चीज़ें हम लेके चल रहे हैं जो एक ट्रेडिशनल अंदाज है जो हमारे असलाफ ने किया था, और उन्हीं चीज़ों को हम जो है वो लेके चल रहे हैं। तो ये जो एक चीज़ है, ये गैप कैसे देखते हैं आप? रौब और दबदबा था ना, वो पहले तलवार एक रौब दबदबा का एक इंस्ट्रूमेंट थी, राइट। अब टेक्नोलॉजी रौब और दबदबे का इंस्ट्रूमेंट है। आप देख रहे हैं कितने मुल्क, रूस रशिया कोशिश कर रहा है मैं जाऊंगा चांद पे, अमेरिका कह रहा है मैं करूंगा ये काम, मैं स्पेस में जाके ये काम कर लूँगा। क्या है ये, मतलब क्या करना चाहते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये सिर्फ रौब और दबदबे के लिए, ये सिर्फ रौब और दबदबे के लिए। जब और पाकिस्तान भी जब ही अपना रौब और दबदबा बढ़ा सकता है जब वो टेक्निकली टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपको अपने आप को इस अंदाज में डिज़ाइन करेंगे जिस अंदाज के अंदर आप तमाम तर दुनिया को लीड कर सकते हैं, तो ही बेहतरीन अंदाज के अंदर आप सर्वाइव कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने जाना कि किस अंदाज के अंदर हम अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग्स की तरफ आ सकें, जिन चीज़ों को अपनाकर हम अपने रोज़गार को बेहतर बना सकते हैं, और अपने स्किल को किस अंदाज में इन्हांस किया जा सकता है। कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनकी अवेयरनेस हमें नहीं होती, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को जान लें तो हम बहुत से मसाइल से निकल सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों से के ऊपर हमने बात की, और मैं आप दोनों ही का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया और बड़े मुदल्लल अंदाज में आज के मौजू के हवाले से आप दोनों ने बात की। नाज़रीन, इसी अंदाज के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।